हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे बायो में चैप्टर नंबर 25 एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम की नीड क्या है। तो देखो, अपनी बॉडी में बहुत सारे फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन के प्रोसेस होते हैं। बोले तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। और ये टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस किससे बनते हैं, मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। तो द वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन बॉडी विच आर नॉट ओनली अननेसेसरीली बट आर ऑल्सो हार्मफुल। वो अननेसेसरी भी होते हैं, अपनी बॉडी में कुछ खास फायदा भी नहीं करते, और साथ ही साथ में अगर उन्हें बॉडी में रखा जाए तो बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। अब देखो, अपने तीन मेन सब्सटेंस होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म अपनी बॉडी में होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का है, इसका मतलब इनका जो वेस्ट होगा उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। तो वो होता है CO2 और वाटर। वाटर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और CO2 जो होती है उसे रेस्पिरेशन से निकाल देते हैं। बाय द वे, इन केस अपनी बॉडी में अगर वाटर ज्यादा बन जाए तो उसे अपन यूरिन या प्रेसिपिटेशन के साथ में अपन क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन के साथ, ठीक है। बोले तो स्वेटिंग में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें नाइट्रोजन है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। और इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को अपन कहां पे, किससे नहीं निकाल सकते, रेस्पिरेशन से नहीं निकाल सकते। लंग्स के पास ऐसे सब्सटेंस को भेजने की गलती नहीं कर सकते। तो इन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम नेसेसरी होता है उनको अपन क्या कहते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम बेसिकली किन चीजों को बाहर निकालने के लिए होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रिएशन। नाइट्रोजिनस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपना एक्सक्रिएशन कहलाता है। और वो ऑर्गन जो ये काम करते हैं या इस काम करने में हेल्प करते हैं, इस टाइप का वर्क, बोले तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना या उसमें कुछ पार्टिसिपेशन करते हैं, उन्हें अपन कहेंगे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। और कलेक्शन ऑफ सच ऑर्गन, बोले तो इस तरह के जो ऑर्गन का जो कलेक्शन होगा, जिससे जो सिस्टम क्रिएट होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे की बात मेरी ध्यान से अच्छे से सुनना। देखो, जब मेटाबॉलिज्म होता है किसका, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो उससे हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में अमोनिया ही बनती है। अब देखो, अमोनिया जो होती है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है और हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में आसानी से घुल जाती है और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी है। और यही वजह है कि टॉक्सिक होने की वजह से इसे बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। तो अगर इसको बॉडी से बाहर निकालना है तो इसे तो बनते ही बाहर निकालना पड़ेगा। आप इसे बॉडी में बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये बना, इसको बाहर निकाल लो, उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को लेकर निकाल लो। फिर और बना तो और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेकर और निकाल दो। इसका मतलब इसको रिमूव करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होगी और इसे बॉडी में बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब दिन भर ये करते रहना पड़ेगा। और ऐसा आइडियल सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के लिए होता है जो फ्रेश वाटर में होते हैं, उनमें वाटर की भी कोई कमी नहीं है और दिन भर वाटर के साथ वो जितनी भी अमोनिया थोड़ी थोड़ी करके बनती रह रही है उसको वो बाहर निकालते रहेंगे। तो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जैसे एक्वेटिक एनेलिड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक फ्रेश वाटर मोलस्का या फ्रेश वाटर फिश वगैरह जो होती है, वो उनमें ये अमोनिया के फॉर्म में क्या किया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकाला जाए उसे अपन कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म और ये प्रोसेस अमोनोटेलिज्म कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अमोनिया के की पॉइंट क्या होंगे, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है, हाईली वाटर सॉल्युबल होती है, इसे बॉडी में बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते, बनते ही इसे बाहर निकालना पड़ेगा और इसके रिमूव के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ऑर्गेनिज्म तो क्या कहलाएंगे, अमोनोटेलिक। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया को अपने लीवर में यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अमोनिया से क्या बना लेते हैं, यूरिया बना लेते हैं। और ऐसा कहां पर होगा, लीवर में। और यूरिया जो होता है वो अमोनिया के कंपेयर में कम वाटर सॉल्युबल और साथ ही साथ में
कम टॉक्सिक भी होता है। उसे कुछ अमाउंट के लिए अपन अपनी कुछ देर के लिए, कुछ क्वांटिटी ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं, अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे ही अमोनिया बनती है उस अमोनिया को क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक बॉडी में रख सकते हैं। जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाएगी तो उसे बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये ऑर्गेनिज्म जो यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और इस प्रोसेस को कहते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, जनरली जो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, जो मैमल्स होते हैं जिनमें ठीक ठाक वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, उन सब में क्या होता है, यूरियोटेलिज्म होता है। ह्यूमन में भी क्या होता है, यूरियोटेलिज्म होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, अमोनिया को पहले पोटेशियम यूरेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस भी लीवर में ही होता है और ये प्रोसेस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने से ज्यादा एनर्जी क्या चाहिए होती है, नीडेड होती है। लेकिन फायदा ये होता है यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, वाटर में ऑलमोस्ट नील के बराबर सॉल्युबल होता है और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको एक्सपेल करने के लिए। तो अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा वाटर चाहिए और साथ ही साथ में अमोनिया को बॉडी में बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते। यूरिया के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, उसे थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। यूरिक एसिड को बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए बॉडी में स्टोर किया जा सकता है और साथ में लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की क्या होती है, नीडेड होती है। जो बर्ड्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं या ऐसे मैमल्स जो डेजर्ट एनवायरमेंट में जहां वाटर की बहुत डेफिशिएंसी है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडीशन के हिसाब से अपनी सिचुएशन चेंज भी कर पाते हैं। जैसे एम्फीबियंस जो होते हैं, वो जब टेडपोल स्टेट में होता है तो वो वाटर में ही रहता है, उस समय तो वो अमोनोटेलिज्म होता है। जब वो डेवलप्ड होके एडल्ट में बन जाते हैं और टेरिस्ट्रियल पार्ट में मूव करने लगते हैं तो उस समय वो यूरियोटेलिज्म शो करते हैं। एक और चीज, बर्ड्स जो होते हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता और यूरिनरी ब्लैडर नहीं होने की वजह से वो यूरिन को क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो जैसे ही उनमें यूरिक एसिड बनता है, वो यूरिक एसिड को यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करने की बजाय कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोका। ठीक है, क्लोका आउटर ओपनिंग होती है जो यूरिनरी और अपने क्या कहते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, वो सब एक ही ओपन पोर से निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोका। तो वो जो यूरिटर से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करने की जगह क्लोका में कर देते हैं। वहां से फिकल मटेरियल भी बाहर जाता है और वहां से यूरिन भी क्या करता है, बाहर जाता है। जो अपने बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती है, जो बर्ड्स जो बाहर की तरफ मूव करते हैं, निकालते हैं, वो देखा होगा आपने सेमी सॉलिड टाइप का होता है। उसमें व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, ग्रे कलर का जो पार्ट होता है वो बेसिकली उनका फिकल मटेरियल है, बोले तो वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बर्ड्स जो होते हैं वो जैसे ही उनकी बॉडी में कुछ बनता है वो बाहर निकाल देते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो स्टोर नहीं कर सकते, उनमें बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर होता नहीं, तो कुछ कंट्रोल नहीं है उनकी बॉडी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कोई बर्ड ऊपर कुछ कर दे तो बुरा ना माने, उनमें यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल नहीं है। और यूरिनरी ब्लैडर क्यों नहीं होता उनमें, क्योंकि वो अपनी बॉडी को जितना पॉसिबल हो लाइट वेटेड रखना चाहते हैं। तो जो भी अननेसेसरीली चीजें हैं जिनका कुछ खास फायदा नहीं है वो कम करना चाहते हैं, जिससे उनकी बॉडी लाइट वेट रहे। ये सारे पॉइंट आप आगे की स्लाइड से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सच ऑर्गन जो क्या करे, एक्सक्रिएशन परफॉर्म करे या एक्सक्रिएशन में हेल्प करे, उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और ह्यूमन का जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से मिलकर बना होता है। तो वन बाय वन अपन इसको समझते हैं। पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। देखो दो किडनी होती है और दोनों किडनी को अपन को ऊपर नीचे बनाना है। इस तरफ वाली किडनी को थोड़ा ऊपर और इस तरफ वाली को थोड़ा क्या करना है, नीचे बनाना है। ठीक है, ये किडनी जो होती है बाहर से ऐसे ऐसे शेप की है, तो बाहर वाला शेप तो कैसा हुआ इसका, कॉन्वेक्स, और अंदर वाला कैसा हुआ, कॉनकेव।
तो जो भी यहां से अंदर जा रहा है या बाहर निकाल रहा है आपको डायग्राम में इसी जो ये नॉच दिख रही है अंदर की तरफ पिट दिख रहा है यहीं से निकालना। आप यहां से यहां से यहां से और कहीं से ना निकालें। अब 12th में अब ये गलती ना करें। ये बीच में जो दो पाइप है ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन के नहीं है, ठीक है। ये किडनी वाले वेन और आर्टरी नहीं है, ये ऑर्टा और वेना केवा है जो बॉडी में नीचे की तरफ उतर रही है। और इन ऑर्टा और वेना केवा से अलग अलग जगह पर वेन्स और आर्टरी निकलकर अलग अलग ऑर्गन की तरफ जाएगी। तो जो वेन जो है वो अपने यहां से वेना केवा से आर्टरी के बीच में उसे रीनल वेन कहेंगे, वो ये वाली है जो पतली वाली शो कर रही है। और जो ये अपने ऑर्टा से ये जो डक्ट दिख रही है आपको वो कौन सी है, रीनल आर्टरी, ठीक है। ये वेना केवा नीचे की तरफ जाके फिर स्प्लिट हो जाता है, वो अलग अपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये अपने किडनी हो गई। किडनी में क्या करते हैं, यूरिन बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, वो सब अपन आगे देखेंगे। और उस यूरिन को यूरिटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यूरिटर उन यूरिन को लेकर कहां पे स्टोर कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से वो कहां चला जाता है, बाहर की तरफ, यूरिथ्रा से होता हुआ बाहर की तरफ। इन सारे पॉइंट को अपन डिटेल में देखेंगे अभी 1 बाय 1, ठीक है। तो ये अपने क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। एग्जाम में आपके ये भी पूछा जा सकता है। एक चीज और नॉलेज दे देता हूं, ये जो वेना केवा है वो इंफीरियर वेना केवा को पोस्ट केवल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्टा है वो डॉर्सल ऑर्टा है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक चीज, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में ग्लैंड होती है जो एडिनल ग्लैंड, जिसे इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है आपको पता ही है। इमरजेंसी सिचुएशन में अपन को क्या करती है, उसको फेस करने के लिए प्रिपेयर करती है। क्या हार्मोन होते हैं, कैसे फंक्शन करती है, वो अपन एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि क्या है, किडनी। किडनी क्या होती है, इट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट इज डार्क ब्राउन कलर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप का मतलब अपने बीन जो होती है वैसे, तो इसको ऐसे ही बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे गोल गोल बना देते हैं, वैसे नहीं बनाना है, ठीक है। ये होती कहां पर है, अपनी बॉडी में पोस्टीरियर साइड में होती है। देखो अपन सामने से जो है ना, अपने यहाँ पे जो अपने एब्डोमिनल कैविटी में आगे की तरफ से तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। किडनी कहां होती है, पीछे की तरफ होती है। बैकबोन जो होता है उसके दोनों तरफ, तो पीछे की तरफ अपने किडनी। तो इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द स्टमक ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेफ्ट इज स्लाइटली सुपीरियर टू राइट। लेफ्ट जो होती है ऊपर होती है, राइट नीचे होती है। अब राइट नीचे क्यों होती है, इसका कारण आप खुद बताएंगे मुझे, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में लिखें। बोथ द किडनी अटैच विथ डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन बाय पेरिटोनियम। अब ये किडनी किससे अटैच रहती है, तो डोर्सल वॉल जो होती है अपनी एब्डोमिनल कैविटी की, उससे एक अटैच रहती है पेरिटोनियम से, ठीक है। आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखते हैं किडनी को बार बार से अपन को देखना है, बार बार क्या लेबलिंग हो सकती है। तो द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। देखो किडनी की ये वाली साइड कैसी है, कॉन्वेक्स, और ये वाली साइड कैसी है, कॉनकेव। तो आउटर सरफेस कॉन्वेक्स और इनर सरफेस क्या होती है, कॉनकेव। तो आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स एंड इनर सरफेस इज कॉनकेव। देयर इज अ पिट लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, हाइलम। और हाइलम से ही जो चीज भी एंटर करनी है हाइलम से ही एंटर करेगी, जो चीज बाहर निकलनी है वो हाइलम से निकलेगी। तो रीनल आर्टरी और नर्व, ये जो दो एंट्री होती है ये भी यहीं से होती है। और रीनल वेन, लिम्फेटिक डक्ट और यूरिटर जो बाहर निकलती है किडनी से, वो भी यहीं से निकलती है। तो जो भी अंदर बाहर करना वो इसी एरिया से करना है। तो डायग्राम में भी आप ये ध्यान रखें विशेष, ठीक है। आगे देखते हैं, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द किडनी। एक किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड और उसकी फंक्शनिंग अपन उधर ही देखेंगे। एक और चीज, किडनी को बाहर की तरफ एक थिक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल, जो किडनी को चारों तरफ से क्या करके रखती है, कवर करके रखती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, और हिस्टोलॉजी भी कह सकते हैं, मतलब टिश्यू विश्यू के बारे में देखेंगे। तो इनसाइड देखो, सबसे पहले अपन बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। तो किडनी की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। अगर रीनल कैप्सूल के अंदर वाले पार्ट की बात की जाए तो किडनी का जो भी रीनल कैप्सूल के अंदर चीज है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर रीजन जो होगा उसे कॉर्टेक्स और इनर रीजन जो होगा उसे मेड्यूला। एक चीज आप याद कर लें, जब भी किसी चीज की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसमें दो डिफरेंट रीजन है, आउटर और इनर, तो आउटर को कॉर्टेक्स ही कहेंगे और इनर को मेड्यूला ही कहेंगे। ये आप हेयर के स्ट्रक्चर में लेबलिंग देख सकते हैं,
एड्रिनल ग्लैंड का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं, आपने ओवेरी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं। आउटर रीजन कॉर्टेक्स और इनर रीजन क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। इवन प्लांट में भी ये लेबलिंग यूज करते हैं, पर रूट स्टेम की जब हिस्टोलॉजी वगैरह देखते हैं तो आउटर रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स और सबसे अंदर मेडुलरी पिथ वगैरह, तो मेडुला अंदर, कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे भी आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट क्या है, मेडुला। अब इसका डायग्राम अच्छे से समझते हैं, फिर उसी को ही लिखना है। तो देखो डायग्राम बनाते समय ध्यान से सुनना, डायग्राम बनाते समय यहां से स्टार्ट करेंगे अपन और एक पहले ऐसे सी शेप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसे डबल वॉल करेंगे, अंदर वाली लाइनिंग बाहर वाली तो क्या कहलाएगी, रीनल कैप्सूल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहां से अपन को ऐसे कॉनिकल ये चीजें बनानी है, ये कॉनिकल चीजें जो है वो क्या कहलाएगी, मेडुलरी पिरामिड कहलाएगी। और इसको अपन को 7 ड्रॉ करना है। ह्यूमन के केस में ये 7 होता है, कुछ बुक में लिखा होता है 7 से 18 तक हो सकते हैं, आपको 7 बना देने। रैबिट के केस में ये कितना होता है, सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा। तो ये अपन ने बना दी। उसके बाद अपन को क्या करना है, ये जो ये अपने बनाए, क्या कहते हैं, कॉनिकल पिरामिड बनाए, रीनल पिरामिड बनाए, इसको अपन को ऐसे ऐड कर देना। जैसे मान लो ये एक कॉनिकल पिरामिड था, ये दूसरा था, तो इन दोनों को ऐसे ऐड कर देंगे, ये दिख रहा है बीच में, और इसको अपन डबल वॉल भी कर देंगे ऐसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और जहां पर अपन ने कॉनिकल पिरामिड बनाया उसके नीचे भी अपन ऐसे थिक ऐसे बना देंगे। ये जो मैं बना रहा हूं, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रीनल कैलिक्स कहलाएगा। ये देखो यहाँ पे लेबल किया हुआ, ये सब रीनल कैलिक्स। और ये रीनल कैलिक्स सारी किस में खुल रही है, रीनल पेल्विस में खुल रही है। ठीक है, और जो ये मेडुला के ऊपर वाला जो पार्ट है, जो कि बेसिकली मैंने ऑरेंज कलर में शो किया है, जो आउटर रीजन है वो कौन सा है, कॉर्टेक्स। और ये वाला जो रीजन है वो मेडुला, जिसे मेडुलरी पिरामिड भी कहते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है वो मेडुला के बीच में देखो अंदर की तरफ घुसा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला के अंदर चला गया, उससे अपन क्या कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। रीनल पेल्विस जो होता है वो बाहर की तरफ यूरिटर में खुल जाता है, और ये रीनल वेन और रीनल आर्टरी खुल रही है। एकदम सिंपल सा 1 बाय 1 देखते। देखो सबसे पहले करते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, इट इज आउटर पार्ट एंड इनर टू द कैप्सूल। आउटर पार्ट है और कैप्सूल के जस्ट नीचे। एंड ड्यू टू मेलपिगियन बॉडी, एक चीज मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं। देखो जब अपन किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप इस नाम को सुन रखे हैं तो आपको ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेफ्रॉन करके एक वर्ड होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे अपन वो उसी पे ही करेंगे। तो नेफ्रॉन की जो लेबलिंग होती है उसमें ऊपर की तरफ एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है। इतना मैं उम्मीद करता हूं आप सबको थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा। तो ऊपर की तरफ एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल, और उसके अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है। उन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। फिर पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ये कुछ लेबलिंग होती है। तो यहां पर अपन वो आगे के लेक्चर में आएगा। अपन को यहां देखना है कि उस नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में और कौन कौन से पार्ट मेडुला में। तो देखो जो मेलपिगियन बॉडी और पीसीटी, डीसीटी जो होते हैं वो कहां होते हैं, कॉर्टेक्स में। और मेलपिगियन बॉडी क्या होते हैं, ऐसे सर्कल के फॉर्म में, मतलब स्फेरिकल हो गया, मतलब प्याले जैसा हुआ। तो वो अगर बहुत दूर से देखे तो वो डॉट 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 जैसे दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है, ऐसे बड़े बड़े तो है नहीं। तो उन डॉट डॉट स्ट्रक्चर की वजह से, मेलपिगियन बॉडी की वजह से कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रेन्युलर प्रेजेंट होता है, ग्रेन्युलर लगता है अपन को। ठीक है, तो ड्यू टू मेलपिगियन बॉडी लुक्स लाइक ग्रेन्युलर, there are some narrow elongation of cortical region embedded in outer medullary part। मतलब कॉर्टेक्स कुछ जगह पर क्या होता है, इलोंगेट होकर मेडुला में एंटर कर जाता है। ये वाली जो जगह है, ये दिख रही है जो बीच में ग्रीन पार्ट के बीच में जो ये ऑरेंज पार्ट है, ये क्या कहलाता है, रीनल कॉलम, और इसे कॉलम ऑफ बर्टिनी भी कहते हैं। आपके एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, कॉर्टेक्स के कुछ इलोंगेशन आउटर मेडुला में एंटर कर जाते हैं, इन इलोंगेशन को अपन क्या कहते हैं, रीनल कॉलम, और इसे कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्टेक्स में मेलपिगियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी होता है, किसका, नेफ्रॉन का। मेडुला क्या होता है, मेडुला इनर पार्ट होता है, और इसमें जो नेफ्रॉन के हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट आती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो कॉर्टेक्स था बीच बीच में एंटर कर गया, तो मेडुला यूनिफॉर्म तो रहा नहीं, और वो कॉनिकल शेप में होता है। और ये कॉनिकल शेप का जो ये मेडुला होता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो इन आउटर मेडुला देयर इज अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नॉन एज मेडुलरी पिरामिड।
मेडुलरी पिरामिड इज सिचुएटेड इन कप शेप कैविटी। ये देखो मैंने क्या बोला था कि जब ये अपन ऐसे बनाएंगे, जो ये पर्पल कलर में दिख रहा है उसके जहां पर ये अपने कॉनिकल शेप की टिप है वहां पर ऐसे बनाया हुआ है, तो ये कप शेप में सिचुएटेड है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा, ये वाला कहलाता है रीनल कैलिक्स। क्या कहलाता है? रीनल कैलिक्स। और ये वाला रीनल कैलिक्स, ये रीनल कैलिक्स, ये रीनल कैलिक्स, ये रीनल कैलिक्स सब आगे इस वाले एरिया में ओपन हो रहे हैं, जो कि बेसिकली फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस आगे किस में खुलता है? यूरिटर में खुलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने किडनी की आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। और ये जो लेबलिंग है जो भी रेड कलर में दिखी हुई है, इन पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार किडनी से जब बाहर आते हैं तो आगे क्या आता है? यूरिटर। तो यूरिटर के बारे में देखते हैं। तो यूरिटर एक नैरो थिक मस्कुलर वॉल ट्यूब है, मतलब नैरो है, ट्यूब है एक, और इसकी जो वॉल होती है वो थिक भी होती है और मस्कुलर भी होती है। और मस्कुलर होने से इसमें पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट होता है। यूरिन जो होता है वो पेल्विस से, रीनल पेल्विस से होता हुआ, यूरिटर से होता हुआ रीनल पेल्विस से कहां जाएगा? अगले वाले पार्ट में, जो कि क्या है? बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और एक और चीज, ये सपोज करो यूरिनरी ब्लैडर है, तो जो ये अपने यूरिटर जो खुलती है इसमें ऑब्लिकली खुलती है। ऑब्लिकली खुलने से क्या होता है? बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसका? यूरिन का। यूरिन वापस पीछे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये जो सेपरेटली दोनों यूरिटर अलग अलग ओपन होती है, एक इधर से हो रही है, एक इधर से। ऐसे नहीं कि पहले बाहर दोनों कंबाइनली पाथ बनाया फिर एंटर करे, ऐसा नहीं हो रहा, दोनों अलगली ओपन हो रही है। और ये जो होती है ऑब्लिक ओपनिंग जो होती है बैक फ्लो को रोकती है। अब मस्कुलर वॉल से पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट होते हैं, उसका क्या फायदा है? तो देखो यूरिटर से आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि भाई यूरिन बनता होगा और ऐसे गिर जाता होगा यूरिनरी ब्लैडर में, ऐसे नहीं होता। तो इसमें यूरिटर में जो यूरिन होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आगे की तरफ मूव करता है, ठीक वैसे ही जैसे बॉलस जो है वो इंटेस्टाइन में ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ पुश किया जाता है पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट से, ठीक वैसे वैसे ये पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट जो होता है यूरिन को ड्रॉप बाय ड्रॉप आगे की तरफ पास करवाता है। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर पे। इससे यूरिनरी ब्लैडर पे ऊपर के फ्लो का क्या नहीं होता? प्रेशर नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ऑब्वियस थिंग है, यूरिनरी ब्लैडर भी एक मस्कुलर ऑर्गन होना चाहिए जिससे कुछ होल्ड करने की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। ये टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन। टेम्परेरी क्यों? ये जब पूरा भर जाएगा तो अपन को ऐसा अर्ज होगा कि अपन बाहर की तरफ क्या कर दें? यूरिन को बाहर की तरफ निकाल दें। देयर आर 3 लेयर इन्वॉल्व। यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होगी उसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो सीरोसा ऑफ पेरिटोनियम होती है। उसके बाद स्मूथ मसल्स लेयर होती है जो मिडल लेयर समझ सकते हैं, और सबसे अंदर इनर लेयर होती है जो ट्रांजिशन एपिथेलियम या जिसे यूरोथीलियम भी कहते हैं। ठीक है, कुछ बुक में ऐसे बोला हुआ है कि यूरिनरी ब्लैडर में 2 लेयर होती है, स्मूथ मसल्स लेयर और ट्रांजिशन एपिथेलियम, क्योंकि ये तो पेरिटोनियम तो हर इंटरनल ऑर्गन को चारों तरफ से कवर करती ही है। ठीक है, अपनी बुक में 3 लिखा हुआ तो अपन तीनों लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन रिमेनिंग पार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यूरिनरी ब्लैडर में अपन ने कितनी लेयर की थी? 3 लेयर की थी। कौन कौन सी की थी? आउटर जो होता है वो सीरोसा ऑफ पेरिटोनियम होता है। उसके बाद एक स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। स्मूथ मसल्स का क्या मतलब है? अनस्ट्रेटेड मसल्स, नॉन वॉलेंट्री मसल्स जो अपने विल में नहीं होती। और उसके बाद सबसे अंदर की तरफ अपने क्या होती है? ट्रांजिशन एपिथेलियम, जिसे क्या कहते हैं? यूरोथीलियम। तो इनके बारे में कुछ और पॉइंट भी देखते हैं। तो स्मूथ मसल्स लेयर जो होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स रखती है, और इस मसल्स को क्या कहते हैं? डिट्रेसर मसल्स। ठीक है, ये मसल्स जो होती है वो मसल्स क्या करती है? जनरली रिलैक्स रहती है, और इस रिलैक्स रहने से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ चीज ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती रहती है और ये फिल होता है। बेसिकली यूरिन आता रहता है और वो फिल हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो ये मसल्स क्या करती है? यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिससे कि यूरिन कहां चला जाए? आगे यूरिथ्रा से होता हुआ बाहर चला जाए। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ट्रांजिशन एपिथेलियम, जिसे यूरोथीलियम भी कहते हैं, ये स्ट्रेच हो सकती है, और इसके स्ट्रेच होने की एबिलिटी की वजह से जैसे जैसे यूरिन आता है तो यूरिनरी ब्लैडर फूलता जाता है, तो वो कुछ अमाउंट में अपने वॉल्यूम क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। ठीक है, और ज्यादा अमाउंट में यूरिन को क्या कर सकता है? इमरजेंसी कंडीशन में स्टोर भी कर सकता है। एक यूरिनरी ब्लैडर 700 से 800 ml तक क्या कर सकता है? यूरिन स्टोर कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर आगे एक नैरो ट्यूब से होता हुआ बाहर की तरफ खुलता है, जिसे अपन क्या कहेंगे? यूरिथ्रा कहेंगे। ये मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल्ड यूरिथ्रा।
और यूरिन जो होता है इससे क्या कर दिया जाता है, बाहर की तरफ एक्सक्रीट किया जाता है। अब इस यूरिथ्रा के ऊपर देखो प्रॉब्लम है, सपोज करो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है, तो जैसे ही यहाँ यूरिन आएगा वो तो आगे चला जाएगा, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो जनरली इसको इस रास्ते को बंद रखे। तो यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं और वो स्फिंक्टर क्या करते हैं, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखते हैं और बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, जिससे यहाँ पर यूरिन फिल होता रहता है और आगे की तरफ मूव भी नहीं करता। पर एट अ टाइम ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब जब अपन को यूरिन बाहर निकालना होता है उस समय ये रिलैक्स हो जाता है, ये पाथ खुल जाता है और यूरिन बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो स्फिंक्टर मसल्स इज प्रेजेंट ऑन द यूरिथ्रा विच नॉर्मली कीप्स द यूरिथ्रा क्लोज टाइटली, मतलब बंद करके रखती है। एट द टाइम ऑफ पासिंग यूरिन स्फिंक्टर रिलैक्सेज एंड यूरिन एक्सक्रिएट्स आउट इजीली, जिससे यूरिन आराम से बाहर की तरफ निकल जाए। फीमेल यूरिथ्रा जो होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में या फीमेल में पीनस जैसा कुछ नहीं होता, तो यूरिथ्रा जो होती है वो बाहर की तरफ आती है और आगे कोई अपने पेनिस जैसा कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, तो वो सीधी ही बाहर खुल जाती है। तो फीमेल जो यूरिथ्रा होती है वो शॉर्ट होती है, करीब 4 सेंटीमीटर की होती है और उसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर से यूरिन निकलता और कुछ भी उसमें पास नहीं होता। ठीक है, और ये कहां पर ओपन होती है, वल्वा में। वल्वा आउटर बाहर से देखने पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर से देखते हैं तो उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर में दिखता है और यहां पर 2 ओपनिंग खुलती है, एक वेजाइना की और एक यूरिथ्रा की। ठीक है, तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग है वो अलग है और एक्सक्रिएटरी सिस्टम की जो ओपनिंग है, बोले तो यूरिथ्रा बाहर जिस ओपनिंग से खुलती है वो दोनों अलग है। ठीक है, और वो दोनों जहां खुलते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं, वल्वा। अब मेल यूरिथ्रा जो होती है वो लॉन्ग होती है क्योंकि वो पेनिस से पास होती है और करीब 15 सेंटीमीटर हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है पर्सन टू पर्सन। यूरिथ्रा जो होती है, यूरिथ्रा ओपन इनटू यूरिनोजेनाइटल डक्ट। देखो नाम से क्लियर है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब ऐसी डक्ट जो यूरिन भी पास करे और जेनाइटल बोले तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज भी कैरी कर सकती है, बोले तो सीमन, मतलब इस डक्ट से यूरिन भी निकलता है और इसी डक्ट से सीमन भी बाहर निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और इट कैरी बोथ यूरिन एंड सीमन, इससे यूरिन भी बाहर जाता है जबकि सीमन भी बाहर जाता है, जबकि फीमेल में सिर्फ यूरिन पास होता है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रिएटरी दोनों की ओपनिंग अलग अलग थी, मेल में दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब मेल का जो यूरिथ्रा है उससे आप क्या कर सकते हो, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसे आप देखो इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। अब जो सबसे पहला जो पोर्शन है उसे कहेंगे प्रोस्टेटिक और यूरिथ्रल पार्ट। अब प्रोस्टेटिक और यूरिथ्रल पार्ट क्यों कहते हैं, देखो यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ऊपर की तरफ है ये यूरिनरी ब्लैडर है और वो किस में से पास होके गुजर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड में से होकर गुजर रहा है। और जब यहां से गुजरता है तो दोनों वास डिफरेंस क्या होती है, टेस्टिस से निकलती है जो सीमन लेके निकलेगी, तो वो भी उसमें ही ओपन हो जाती है। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है विच पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड और बोथ वास डिफरेंस ओपन इन दिस पार्ट। उसके बाद एक छोटा सा मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट के बीच का पोर्शन है। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है वो आप देख पा रहे हैं पेनिस में से होकर गुजर रहा है। ठीक है, रन अलोंग द पेनिस एंड ओपन ऑन द टॉप ऑफ द ग्लांस पेनिस। पेनिस का जो ये टिप दिख रहा है इस टिप को कहते हैं ग्लांस पेनिस और इसमें से होकर इसके ऊपर ग्लांस पेनिस पे एक पोर होता है जिसकी तरफ से ये बाहर खुलता है, यही पोर से सीमन भी बाहर निकलेगा, इसी पोर से जो होता है यूरिन भी बाहर निकलता है। ठीक है, और यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर पेनिस को ऐसे कट करें तो उसका जो ट्रांसफर सेक्शन होता है उसमें 3 सर्कल दिखते हैं। ऊपर वाले जो 2 सर्कल होते हैं उसको कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और इसमें आर्टरी होती है अंदर की तरफ, और नीचे वाला जो सर्कल दिख रहा है वो कॉर्पस स्पोंजियोसम है जिसमें यूरिथ्रा होती है। ये तीनों इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं, तो पेनिस को हार्ड और लॉन्ग करने में काम आता है। ये अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और आगे भी अच्छे से देखेंगे। ऊपर वाले दोनों में आर्टरी होती है, तो जब भी जैसे इरेक्ट पोस्चर आता है किसका, पेनिस का, तो उस समय ब्लड का फ्लो यहां पर बढ़ता है और ब्लड के फ्लो की वजह से आर्टरी जो होती है वो फुल हो जाती है और जिसकी वजह से ये इरेक्टाइल टिश्यू एकदम स्ट्रेट हो जाता है। नीचे वाला जो होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम, उसमें से यूरिथ्रा पास होती है। तो अगर आपको यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना हो, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि यूरिथ्रा कहां से पास होती है, कॉर्पस स्पोंजियोसम से पास होती है। तो मैंने आपको बता दिया ये स्पोंजियोसम होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह था वो अपन ने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम
अमोनोटेलिज्म क्या होता है, यूरियोटेलिज्म क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म क्या होता है, एक्सक्रिएशन क्या होता है, एक्सक्रिएशन की नीड क्या है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट जब अपन करेंगे तो उसमें अपन करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, वो सब देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।